हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित अध्याय 11। पाठ का नाम है बच्चों बीज गणित। इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको अध्याय 10 प्रश्नावली 10.3 के क्वेश्चन पढ़ाए थे बच्चों। यदि आप हमारा वो वाला वीडियो ना देख पाए हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के प्रत्येक वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं बच्चों। तो देखेंगे अध्याय 11 बीज गणित। देखो बच्चों, इस पाठ में क्या है कि आपको चर और अचर से संबंधित क्वेश्चनों के मान हल ज्ञात करना पड़ेगा। और अभी आपको कक्षा 6 में हल का मान ज्ञात करना पड़ेगा। इससे बड़ी क्लासों में फिर जैसे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में चर से संबंधित अधिकतर क्वेश्चन करना पड़ेगा बच्चों आपको। तो देखेंगे थोड़ा सा बीज गणितीय रूप में हम आपको चर और अचर से संबंधित मान के बारे में जानकारी दे दें। फिर चलते हैं प्रश्नावली 11.1 में बच्चों। तो अध्याय 11 बीज गणित कक्षा 6 बच्चों। देखिए आगे हम जान लेते हैं चर के बारे में बच्चों, चर और अचर के बारे में। ठीक है, ऐसे वे मान जो बदलते रहते हैं चर कहलाते हैं। चर कहलाते बच्चों। ऐसे भी मान जो बदलते रहते हैं चर कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। जैसे यक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, या कि कोई मानी हुई चीज हो गई बच्चों। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि आपके पास जेब में कितने रुपए हैं। हमने बोला कि आपके जेब में कितने रुपए हैं, ठीक है ना, या कि आपने पूछा तो हमने बोला यक्स रुपए हैं। अब यक्स रुपए में आपके पास जेब में 10 रुपए भी हो सकता है बच्चों, 20 रुपए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो हमने वह चीज माना कितना, यक्स रुपए, ठीक ना, या कि वाई रुपए, या कि जेड रुपए, या कि कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन अचर तो जैसे मान लीजिए यदि हमने बोला कि आपके जेब में 10 रुपए हैं तो हमने तो फिक्स बोल दिया ना बच्चों, 10 रुपए मतलब 10 रुपए। तो अचर मान क्या कहलाते हैं बच्चों? ऐसे वे मान जो निश्चित रहते हैं, निश्चित रहते हैं अचर कहलाते हैं। इनके मान नहीं बदलते बच्चों, ठीक है। जैसे में आप कुछ भी बोल सकते हो बच्चों, 1 से लेकर के अनंत तक, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डैश डैश डैश, मतलब अन्य कोई भी संख्या कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। निश्चित मान जो बदलता ना रहे, ठीक है ना, वो कहला जाते हैं अचर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली 11.1 के प्रश्नों में बच्चों। तो प्रश्नावली 11.1 का पहला नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, तीलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। जैसे ए नंबर में लिखा हुआ अक्षर टी के रूप में तीलियों से प्रतिरूप, अक्षर जेड के रूप में तीलियों का प्रतिरूप, यू के रूप में प्रतिरूप, मतलब ऐसा बनाना है, भी को ऐसा बनाना है, भी ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, ए को इस रूप में बनाना है। तो हमको तीलियों की संख्या कितनी ले लें कि हमको इसको हम बना सके बच्चों, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, समझिएगा अच्छी तरह से बच्चों। यहां पास देखो, यदि कहा जाए टी बनाने के लिए हम 1 तीली 2 तीली, मतलब 2 तीलियों से हम टी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए आपको और बड़ा टी बनाना है बच्चों, तो यदि और बड़ा टी बनाना है तो क्या आप 3 तीलियां लेंगे? नहीं, 3 तीलियां फिर नहीं लेंगे, हम लेंगे 4 तीलियां। कितनी तीलियां बच्चों? 4 तीलियां, जिससे हम यहां 7, इसके ऊपर 2 कर देंगे और 2 नीचे कर देंगे बच्चों। तो 4 तीलियां ले लो, या कि फिर 6 तीलियां लीजिए, या कि फिर 8 तीलियां, 10 तीलियां, 12 तीलियां। तो टी थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है, टी जैसे दिखेगा।
और यदि मान लीजिए आप जो है तो यहाँ पास पता चला एक एक तीली लगा दी, यहाँ 2 तीली लगा दी, तो टी जैसे दिखाई गया ही नहीं बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को अपन को सेटिंग करना है बच्चों, ठीक है। तो देखेंगे बच्चों, तो प्रश्नावली 11.1 पहले का ए नंबर में बच्चों, प्रतिरूप बनाने टी के लिए तीलियों की संख्या। तो देखो बच्चों, यहाँ 2 तीलियां तो निश्चित रूप से 2 के मतलब 2 ले लो, 4 ले लो, ठीक ना। तो यहाँ पास जैसे हमने बोला 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, ठीक ना। मतलब 2 के गुणज में ले लो बच्चों, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ठीक ना। तो यहाँ पास हमने बोल दिया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 के गुणज में ले लीजिए आप, यहाँ बच्चों 2 के गुणज में होना चाहिए, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, 2 के गुणज में और एक संख्या चर के रूप में रख दो बच्चों, तो 2 n कर दिए, ठीक है ना। यहाँ n कर दिए। n पे आंकड़ा संख्या भी होती है बच्चों, मतलब 1 से लेकर 1 2 3 4, जैसे मान लीजिए n का मान 1 रखा है आपने, तो 2 1 कम 2, 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, n का मान 3 रखोगे तो 2 3 6, मतलब इसी प्रकार की संख्याओं से ये टी बन सकता है बच्चों, 2n संख्याओं से, तीलियों की संख्याओं से, ठीक है बच्चों, 2n। अब जैसे जेड बनाने के लिए बच्चों आपको तीलियों की प्रतिरूप बनाने, जेड के लिए तीलियों की संख्या, तो जेड में 3 तीलियां 1 2 3, तो 3 का गुणज होना चाहिए, तो हमने यहाँ कर दिया 3n बच्चों, ठीक है। यू बनाने के लिए 1 2 3, तो यहाँ भी 3n, ठीक है। भी बनाने के लिए 2 तीलियों की आवश्यकता है, तो मतलब 2 के गुणज में, 2 के गुणज में, तो 2n कर दिए। ई बनाने के लिए बच्चों देखो 1 2 3, यहाँ एक तीली, एक यहाँ तीली, 5 तीलियां लगेंगी, मतलब 5 का गुणज 5n कर दिए बच्चों। यस, यस बनाने के लिए बच्चों अपन को यहाँ 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, 5 तीलियां लगेंगी बच्चों, तो हम यहाँ कर देते हैं 5n, ठीक है। अब इसी प्रकार से ए बनाने के लिए बच्चों देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तीलियां मतलब 6n, ठीक है ना। 6 का गुणज आप ले लो, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24 बच्चों, तो ए बन जाएगा, ठीक है ना। 6 तीलियां लोगे तो थोड़ा छोटा ए बनेगा, 6 दूनी 12, 12 तीलियां लोगे तो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, 6 3 18 लोगे तो और बड़ा बन जाएगा बच्चों, इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमको तीलियों की संख्या लेना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों कि हम अक्षर यल सी एफ के प्रतिरूप के लिए नियमों को पहले से जानते हैं। ऊपर प्रश्न 1 में दिए कुछ अक्षरों से वही नियम प्राप्त होता है जो यल द्वारा प्राप्त हुआ था। ये अक्षर कौन कौन से हैं, ऐसा क्यों होता है। अब देखो बच्चों, हमको इसमें बोला गया 2 अक्षर, जैसे मान लीजिए आपके 2 अक्षर आए थे टी और भी, तो टी और भी के लिए हमको तीलियों की संख्या 2 2 की आवश्यकता थी। यह कि फिर गुणज के रूप में बात करते हैं तो 2n की आवश्यकता थी बच्चों, तीलियों की संख्या 2n की आवश्यकता थी, ठीक है ना। यहाँ पर तीलियों की संख्या जो थी बराबर थी बच्चों, ठीक है ना। प्रत्येक अक्षर के लिए 2 तीलियों की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम अक्षर यल सी और यफ के लिए प्रतिरूप के नियमों के लिए पहले से जानते हैं। अब कहता है ऊपर प्रश्न 1 में दिए कुछ अक्षरों से वही नियम प्राप्त होता है जो यल द्वारा प्राप्त हुआ था। ये अक्षर कौन कौन से है, ऐसा क्यों होता है। तो चलिए देखिए बच्चों, तो दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर बच्चों हम यहाँ लिखते हैं अक्षर टी और भी, ठीक है बच्चों। अक्षर टी और भी बनाने के लिए तीलियों की जो संख्या थी ना बच्चों 2n आया था। तीलियों की संख्या कितना आया था बच्चों, 2n आया था। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रत्येक अक्षर के लिए 2 तीलियों की आवश्यकता होगी, 2 तीलियों की आवश्यकता होगी, इस तरह से बच्चों, ठीक है। और यही कहला जाएगा हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न देखो। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं, एक पंक्ति में 5 कैडेट हैं। कितने हैं बच्चों,
एक पंक्ति में 5 कैडेट है। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए एक क्या नियम है। अब देखो पंक्तियों की संख्या के लिए n का प्रयोग किया गया है। ये बताओ, जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया कि एक पंक्ति में मतलब एक लाइन में 5 लड़के खड़े हैं। एक पंक्ति में 5 लड़के, तो 2 पंक्तियों में कितने लड़के हो जाएंगे? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है ना। 3 पंक्ति होंगी तो 5 15, 4 पंक्ति होंगी तो 5 को 20 बच्चों। तो हमसे कहता है पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है। तो मतलब कैडेटों की संख्या पंक्तियों की संख्या से गुणनफल कर दो बच्चों। लेकिन हम यह पंक्तियों की संख्या n मानेंगे बच्चों। ठीक है। देखिए तीसरा नंबर, तो तीसरे नंबर में बच्चों हम लिखते हैं पंक्तियों की संख्या माना पंक्तियों की संख्या बराबर n मान लेते हैं बच्चों। ठीक है। और एक पंक्ति में कैडेट की संख्या कितनी दी गई है बच्चों? एक पंक्ति में कैडेट, ठीक है, कैडेट की संख्या ऐसा लिख लो, कैडेट की संख्या। तो एक पंक्ति में कैडेट 5 है बच्चों। अब हमको क्या बताना? कुल कैडेट की संख्या। तो हम क्या करेंगे बच्चों? 5 का गुणा n से कर देंगे। ठीक है ना। तो बराबर क्या आ जाएगा? 5n आ जाएगा और यही कहला जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न देखो बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न, एक पेटी में 50 आम है। एक पेटी में कितने आम है बच्चों? 50 आम। आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे? यदि पेटियों की संख्या के लिए b का प्रयोग किया जाता है बच्चों। देखो चौथे नंबर में हम लिखते हैं बच्चों कि पेटियों की संख्या मान लेते हैं। ठीक है ना। पेटियों की संख्या हम क्या कर लेते हैं बच्चों? मान लेते हैं। माना कि पेटियों की संख्या बराबर b मान लेते हैं बच्चों। मान लीजिए पेटियों की संख्या क्या मान लीजिए? b। अब एक पेटी में आमों की संख्या 50 है बच्चों। तो यहां लिखो एक पेटी में आमों की संख्या बराबर 50। तो आमों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? आमों की कुल संख्या बराबर 50 गुणे b कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 50b। ये गुणा का चिन्ह छुप जाता है बच्चों। ठीक है ना। यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा रहता है, 50b कहला जाएगा और यही कहला जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों। 5वां नंबर देखो, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। विद्यार्थी की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल वांछित पेंसिलों की संख्या बता सकते हैं? विद्यार्थियों की संख्या के लिए यस का प्रयोग कीजिए बच्चों। 5वां नंबर बच्चों, तो हम यहां पास लिखते हैं बच्चों, मान लेते हैं। माना विद्यार्थियों की संख्या मान लो बच्चों, यस दिया हुआ है उसमें। माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर यस मान लेते हैं बच्चों। ठीक है। अब प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी पेंसिल दी गई है बच्चों? 5 पेंसिल दी गई है। ठीक है। तो यहां लिखते हैं प्रत्येक विद्यार्थी को पेंसिल दी जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी पेंसिल दी जाती है? 5 पेंसिल। तो कुल पेंसिल कितनी होंगी? तो यहां लिखते हैं कि कुल पेंसिल तो हम क्या कर देंगे बच्चों? गुणा कर देंगे। तो यहां आ जाएगा 5 गुणे यस बच्चों, तो ये बन जाएगा 5 यस। ठीक है। और यही कहला जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों। 6वां नंबर प्रश्न कहता है, एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है। क्या आप चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी को मिनटों उसके उड़ने के समय के पदों में व्यक्त कर सकते हैं? तो मिनटों में उड़ने के लिए समय के लिए टी का प्रयोग करना है बच्चों। ठीक है। 6वां नंबर बच्चों, 6वें नंबर प्रश्न में हम यहां पास लिखते हैं बच्चों, माना चिड़िया द्वारा उड़ने के लिए लिया गया
लिया गया समय बराबर टी मिनट हम बोल देते हैं बच्चों, टी मिनट। ठीक है। अब चिड़िया की चाल कितनी दी गई है बच्चों? चिड़िया की चाल हमें दी गई है 1 किलोमीटर प्रति मिनट, 1 किलोमीटर प्रति मिनट, प्रति मिनट। ठीक है बच्चों। तो चिड़िया द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो यहां पास लिख दो बच्चों, चिड़िया द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये चाल गुणे समय, दूरी का सूत्र होता है ना बच्चों, चाल गुणे समय, चाल। ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि चाल का सूत्र निकालेंगे तो दूरी बटे समय होता है बच्चों। ठीक है। तो दूरी बटे समय होता है, तो हम क्या कर दिए, यहां पास समय का इससे गुणा कर दिए तो दूरी आ जाएगा। अब देखो चाल कितनी है बच्चों, 1 किलोमीटर, समय कितना है टी, तो ये आ जाएगा बच्चों टी किलोमीटर, और यही कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों। 7वां नंबर देखो, 7वें नंबर प्रश्न में हमसे पूछा है, राधा बिंदुओं से एक रंगोली बना रही है। ठीक ना। खड़िया के पाउडर की सहायता से बिंदुओं को जोड़कर रेखाओं का एक सुंदर प्रतिरूप बनाना है, जैसे आकृति 11.5 में दिखाया गया है, आगे दिखाया गया होगा बच्चों। ठीक है। उसके पास एक पंक्ति में 8 बिंदु है। 8 पंक्तियों की रंगोली में कितने बिंदु होंगे? यदि 8 पंक्तियां हो तो कितने बिंदु होंगे, और यदि 10 पंक्तियां हो तो कितने बिंदु होंगे? ठीक है। देखो राधा, जो फिर से पढ़ते बच्चों, राधा बिंदुओं से एक रंगोली बना रही है। ठीक है ना। उसके पास एक पंक्ति में 8 बिंदु हैं। एक पंक्ति में कितने बिंदु हैं? 8 बिंदु हैं। कहता 8 पंक्तियों की रंगोली में कितने बिंदु होंगे? एक पंक्ति में 8 बिंदु, तो 8 पंक्तियों में 8 हो जाएगा बच्चों। 8 पंक्तियों में कितने बिंदु हो जाएंगे? 8 × 64 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है ना। तो कितने बिंदु होंगे? 10 पंक्तियों में बच्चों तो 10 × 8 = 80 हो जाएंगी। ठीक है। इस तरह से बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो 7वें नंबर में बच्चों हमको प्रत्येक पंक्ति में बिंदुओं की संख्या कितनी दी गई है? 8 दी गई है। यहाँ लिखते हैं प्रत्येक पंक्ति में बिंदु कितने हैं बच्चों? 8 हैं। अब हमसे पूछा गया शुरुआत में कि यदि पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की संख्या r हो तो कुल बिंदुओं की संख्या कितनी होंगी? तो r पंक्तियों में कुल बिंदुओं की संख्या आर पंक्तियों में पूछा है ना बच्चों, तो 8 × r करना पड़ेगा, तो बराबर कितना आ जाएगा? 8r, और यही कहला जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है। अब तुमसे कितनी पंक्तियों में पूछा है बच्चों? अब 8 पंक्तियों में पूछा है, तो 8 पंक्तियों में कुल बिंदुओं की संख्या, तो एक पंक्ति में 8 पंक्ति में 8 का गुणा हो जाएगा, 8 × 64 बिंदु हो जाएंगे बच्चों। ठीक है। ये भी एक आंसर कहला जाएगा। ठीक है। फिर आपसे 10 पंक्तियों के बारे में पूछा बच्चों, तो हम यहाँ बता देंगे 10 पंक्तियों में कुल बिंदुओं की संख्या, तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पास हम क्या कर देंगे? 10 × 8 बराबर कितना आ जाएगा? 10 × 8 = 80 बच्चों, और यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों। इस तरह से तो 7वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट बच्चों। 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, लीला राधा की छोटी बहन है। लीला जो है राधा की कैसी बहन है बच्चों? छोटी बहन है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। लीला जो है राधा से 4 वर्ष छोटी है। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं, जबकि राधा की आयु x वर्ष है बच्चों?
राधा की आयु कितनी है, यक्स वर्ष है। जब राधा की आयु यक्स वर्ष है तो लीला जो है राधा से छोटी बहन है, वो भी कितनी, 4 वर्ष छोटी, तो यक्स माइनस 4 बच्चों। ठीक है, देखेंगे 8वां नंबर। तो 8वां नंबर प्रश्न बच्चों हम यहाँ पास लिखते हैं, राधा की आयु यक्स वर्ष दिया गया है। राधा की आयु, राधा की आयु बराबर यक्स वर्ष दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब लीला की आयु ज्ञात करना है हमको। तो लीला की आयु जो है, कहा गया है हमसे बेटा कि राधा की आयु से, राधा की आयु कितनी है, यक्स। अब इससे 4 वर्ष, 4 वर्ष क्या है, छोटी छोटी का मतलब माइनस कर देंगे बच्चों, तो यक्स माइनस 4 कहला जाएगा। ये देखिए आ गया ना बच्चों, यही कहला जाएगा आंसर। ठीक है ना बच्चों। 9वां नंबर देखो, 9वां नंबर प्रश्न कहता है, माँ ने लड्डू बनाए। माँ ने क्या बनाए बच्चों, लड्डू बनाए। उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवारों के सदस्यों को दिए, फिर भी 5 लड्डू शेष रह गए बच्चों। मेहमानों और परिवारों के सदस्यों को देने के बाद भी 5 लड्डू शेष रह गए। यदि माँ ने यह लड्डू दे दिए हों तो उसने कुल कितने लड्डू बनाए, ये बताओ। यह लड्डू दे दिए, यह लड्डू दे देने का मतलब बांट दिए। जब यल लड्डू बांट दिए, अब 5 लड्डू और बचे थे, तो यल प्लस 5, यल लड्डू तो बांट दिए, अब 5 लड्डू शेष रह गए थे, तो यल प्लस 5 मतलब कुल कितने लड्डू बनाए, यल प्लस 5 बच्चों। देखो 9वां नंबर। तो 9वें नंबर में बच्चों आगे एक बात बताओ कि माँ ने कितने लड्डू बांट दिए। नहीं, हम यहाँ लिख लेते हैं, मेहमानों और सदस्यों को बच्चों ना, परिवार के सदस्यों को लड्डू बांटे, लड्डू बांटे। कितने लड्डू बांटे बच्चों, ये लड्डू। ठीक है, ये लड्डू बांटे और शेष लड्डू बचे, शेष लड्डू बचे। तो शेष लड्डू कितने बचे थे बच्चों, 5 लड्डू। तो कुल लड्डू कितने हो जाएंगे, कुल लड्डू, कुल लड्डू, तो कुल लड्डू हो जाएंगे बच्चों यल प्लस 5। इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से बच्चों। तो कुल लड्डू बनाए, ऐसा लिख दो, कुल लड्डू बनाए। ठीक है, और यही कहला जाएगा हमारा आंसर बच्चों। 9वां के बाद 10वां नंबर देखो। 10वां नंबर प्रश्न में कहता है बच्चों, संतरों की बड़ी पेटियों में से छोटी पेटियों में रखा जाना है। संतरों की बड़ी पेटियों में से छोटी पेटियों में रखा जाना है। जब एक बड़ी पेटी को खाली किया जाता है तो उसके संतरों से 2 छोटी पेटियां भर जाती हैं। देखो, जब बड़ी पेटी अपन खाली करते हैं, छोटी पेटियों में रखते हैं बच्चों, तो एक पेटी से संतरा जितने निकलते हैं ना, तो 2 पेटियों में, 2 छोटी छोटी पेटियों में रखा जाता है और फिर भी 10 संतरे शेष रह जाते हैं। यदि एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या यक्स लिया जाए तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या क्या होगी। अब ये बताओ, तुमने बोला कि सर जी छोटी पेटी में यक्स संतरा आते हैं, तो 2 पेटी लगा था ना हमको, तो 2 यक्स हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, 10 संतरा बचे भी थे, तो 2 यक्स प्लस 10 कर देंगे बच्चों, तो बड़ी पेटी के संतरों की संख्या आ जाएगी। 10वां नंबर देखो बच्चों। तो 10वें नंबर में हम लिखते हैं कि आगे बताओ कि एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या कितनी है। यहाँ लिखते हैं, छोटी पेटी में संतरों की संख्या बराबर यक्स मान लिए बच्चों। ठीक है ना। अब जो बड़ी पेटी से संतरा निकलते हैं, बड़ी पेटी से संतरे निकलते हैं बच्चों, तो ये बताइए कि 2 पेटी लगती हैं। कितनी पेटी लगती हैं बच्चों, 2 पेटी लगती हैं, साथ में 10 संतरा शेष रह जाते हैं। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पास लिख देते हैं बच्चों कि एक बड़ी पेटी में भरी गई छोटी पेटियों की संख्या 2 लग जाती हैं और 10 संतरा शेष बच जाती है बच्चों। ठीक है, देखो, बड़ी पेटी में संतरों की संख्या बराबर 2 छोटी पेटी प्लस शेष संतरा कितने बचे थे बच्चों, 10 शेष संतरा बच्चों। तो ये हमने लिख दिया 10 शेष संतरा। ठीक है, अब ये बताइए, तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या आ जाएगी बच्चों हमारे पास 2 छोटी पेटी,
तो 2 छोटी पेटी में संतरों की संख्या मतलब 2x हो जाएगा और 10 से संतरा हो जाएंगे। ये आ गया हमारे पास बड़ी पेटी में संतरों की संख्या। बड़ी पेटी में संतरों की संख्या और यही कहला जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये 10वां नंबर प्रश्न हुआ। अब 11वां नंबर देखो बच्चों। तो 11वें नंबर प्रश्न में बच्चों कहता है तीलियों से बने हुए वर्गों के नीचे दिए प्रतिरूपों को देखिए। आकृति 11.6। देखो बच्चों ये प्रतिरूप बने हुए यहाँ भी बना हुआ। ठीक है, तो 11.6 ए वर्ग अलग अलग नहीं है, 2 संलग्न वर्गों में एक तीली उभयनिष्ठ है। इस प्रतिरूप को देखिए और यह नियम ज्ञात कीजिए, वह नियम ज्ञात कीजिए जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या देता है। यदि आप अंतिम ऊर्ध्वाधर तीली को हटा दें तो आपको सी का प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो यहाँ पास देखो बच्चों, यहाँ पास जैसे यहाँ 4 तीलियां नजर आ रही हैं, यहाँ कितनी 7, यहाँ कितनी बच्चों 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 4 10, यहाँ 10 नजर आ रही हैं बच्चों। यहाँ 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौको 12, 1 13, यहाँ 13 तीलियां नजर आ रही हैं बच्चों। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार से बच्चों हमको तीलियां दी गई हैं, लेकिन एक बात दिमाग लगाओ कि एक एक तीली उभयनिष्ठ रहेगी बच्चों। जैसे यहाँ पास देखो 3, यहाँ 3 दूनी 6, तो यहाँ एक जो है यदि इसको एक कॉमन कर दें तो 3 तीलियां बचेंगी। यहाँ पास 3 दूनी 6, 7 तीलियां हैं बच्चों यहाँ पास, तो यहाँ एक कॉमन कर दें तो 3 के गुणज में आ जाएगा 3 दूनी 6। यहाँ 10 तीलियां हैं, यदि एक कॉमन कर दें तो 3 तिकाई 9 तीलियां। यहाँ पास 13 तीलियां बच्चों, एक तीली कम कर दिया जाए तो 3 चौको 12। ठीक है, इस तरह से। अब बी नंबर में क्या कहता है, तो बी नंबर को बाद में देखते हैं बच्चों, आगे आप इसी को देखिए। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस आकृति को हमने यहाँ पास बना लिया। ठीक है, ये आकृति कहला गई। अब यहाँ कितनी तीलियां लगी हैं बच्चों, यहाँ पास बताइए। यहाँ 4 तीलियां हैं, 4 तीलियां। यहाँ पास 7 तीलियां। यहाँ पास बच्चों 10 तीलियां। यहाँ पास बच्चों 13 तीलियां। ठीक है, यहाँ पास यदि मान लीजिए कहा जाए तो ये 3 के गुणज में आ रहा है बच्चों। किसके गुणज में, 3 के गुणज में आ रहा है। तो 3 का गुणज के अनुसार यदि कहा जाए और एक एक ओवर हो रहा है, तो हम इसका यदि प्रतिरूप बनाना चाहें, ये कहा गया है कि इस प्रतिरूप को देखिए और यह वह नियम दीजिए। ठीक है ना, नियम दीजिए कि जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पास नियम हेडिंग बना लेते हैं, नियम। ठीक है, यहाँ तीलियों की संख्या, तीलियों की संख्या, और यहाँ कहला गया बच्चों प्रतिरूप, प्रतिरूप। ठीक है, अब देखो मतलब 3 का गुणज और एक ओवर, तो हमने कर दिया बच्चों 3n + 1, 3n + 1 कर दिया बच्चों। ठीक है, यहाँ पास देखो 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 मतलब प्रतिरूप तो यही बनेगा बच्चों। तो 3n + 1, यदि यहाँ n 2 रख दिया जाए तो 7 तीलियां पर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है ना, मतलब यहाँ कहा जाए तो n बराबर 1 बनेगा, n बराबर 1 आएगा बच्चों। यहाँ n बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यहाँ 3n + 1 कर दें। यदि आप n का मान 3 रख दो बच्चों, देखो 3 रखोगे ना तो 3 तिकाई 9, 1 10 तीलियां आ जाएंगी। इसी प्रकार से हमने 3n + 1 कर दिया, तो n का मान क्या रहेगा बच्चों, 4 रहेगा। n का मान क्या रहेगा बच्चों, 4, क्योंकि 4 × 12 1 13 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमको जो है तो आवश्यक तीलियों की संख्या के रूप में जो नियम मिला है तो 3n + 1 मिल गया बच्चों। ठीक ना, 3n + 1 मिल गया है। तो हमको नियम क्या प्राप्त हो गया बच्चों, नियम प्राप्त हो गया हमें 3n + 1। ठीक है बच्चों, यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व है दैट। ठीक है, अब बी नंबर देखो बच्चों। बी नंबर में कहता है आकृति 11.7 तीलियों से बना त्रिभुजों का एक प्रतिरूप दर्शा रहा है। तीलियों से बना एक क्या है, त्रिभुज का प्रतिरूप दर्शा रहा है। उपरोक्त प्रश्न क्रमांक 1 है, उपरोक्त प्रश्न क्रमांक 1 है। आकृति 11.7 से बना त्रिभुजों का एक प्रतिरूप दर्शा रहा है। ठीक है, उपरोक्त प्रश्न क्रमांक 11 एक की तरह व्यापक नियम ज्ञात कीजिए जो त्रिभुजों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या देता है। मतलब जैसे हमने ए नंबर क्वेश्चन किया बच्चों, उसी प्रकार से इसको भी करना है। ठीक है,
तो चलो इसका भी नियम बताते हैं। तो बी नंबर में बच्चों हम यहां लिख लेते हैं प्रतिरूप, प्रतिरूप, और यहां लिखते हैं बच्चों तीलियों की संख्या, तीलियों की संख्या। ठीक है, अभी बताइए बच्चों यहाँ तीलियां कितनी हैं? यहाँ 3 तीलियां लगी हैं। ठीक है, यहाँ पास बच्चों देखो 3 दुई 5 तीलियां, यहाँ पास कितनी लगी बच्चों? 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 7 तीली, 7 तीली लगी बच्चों यहाँ पास। यहाँ पास 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 1 9 तीली, 9 तीलियां लगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ नियम यदि हम देना चाहें, नियम, ठीक है, तो देखो सम में कहा जाए तो 2 2 का गुणज रहेगा, लेकिन एक तीली बाहर निकालने के बाद, एक तीली बाहर निकाल दोगे तो 2 बचेगा, एक तीली बाहर निकाल दोगे तो 4 बचेगा, एक तीली बाहर निकाल दोगे तो 6 बचेगा, एक तीली बाहर निकाल दोगे तो 8 बचेगा, मतलब 2 के गुणज में आ जाएगा। तो हम यहाँ नियम दे सकते हैं बच्चों 2n + 1। ठीक है, यदि मान लो आप यहाँ n की जगह क्या लिख दो बच्चों? 1 लिख दो, तो 2 1 कम 2 1 3 आ जाएगा बच्चों। इसी प्रकार से इसमें भी बच्चों 2n + 1 सब में नियम बनेगा, 2n + 1 बनेगा बच्चों। ठीक है, सब में यही नियम बनेगा, लेकिन यहाँ पास n का मान कितना रख दें बच्चों? 2 रख दें, तो 2 दूनी 4, 1 5 आ जाएगा। यहाँ पास बच्चों n का मान क्या रख दें? अपन 3 रख दें, तो 3 दूनी 6, 1 7 बन जाएगा। यहाँ पास n का मान कितना रख दें बच्चों? 4 रख दो बच्चों, तो 4 दूनी 8, 1 9 बन जाएगा। ठीक है ना, तो हमको नियम क्या प्राप्त हो गया बच्चों? यहाँ पास हमको नियम प्राप्त हो गया है क्या? 2n + 1। ठीक है बच्चों, यही कहला जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपकी ये प्रश्नावली समाप्त हो गई है, साथ ही में पाठ भी समाप्त हो गया बच्चों। ठीक है, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।